संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। इस समय ग्राम संसार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और हमारी साथ है आरती और मेरे साथ है यमुना। क्या बात है, एक दूसरे में इतना प्रेम है कि हम एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। और आज कार्यक्रम हमारा विशेष है आरती। बिल्कुल, आज हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है जिसमें गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। और हमारे कार्यक्रम का विषय है गन्ने के फसल में कीट नियंत्रण। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय है गन्ने के फसल में कीट नियंत्रण। और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ विशेषज्ञ, इनमें हमारे साथ उपस्थित हैं अभी डॉक्टर विकास कुमार मलिक जो कि प्रभारी गन्ना उत्कृष्ट केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं, ये इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। तो और चलिए अब देर नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा हम अपने विशेषज्ञों के पास। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश पराशर। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर तेवतिया जी, आप दोनों का फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मानसून तो लगभग आ ही गया है अपने, अगर उत्तरी भारत की बात करें, और गन्ने की फसल जो खड़ी है, ये जो बारिश इस समय हो रही है, तो क्या आप देखते हो ये प्रतिकूल है अनुकूल है? ये गन्ने के लिए जो बारिश है, और ये इधर मैं सोचता हूँ दूसरा दौर शुरू हुआ है। एक बार पीछे अच्छी बारिश हो गई जी जी, तो ये बहुत ही, ये समझ लीजिए गन्ने के लिए तो सोना बरस रहा है। और जितना इस तरह की क्लाइमेट रहेगी ये, तो गन्ना बहुत जल्दी ग्रोथ करता है जी। और बहुत दिनों से किसान भाई इसकी आशा कर रहे थे कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। और इस पीछे आपने देखा गर्मी भी बहुत पड़ी थी जी, और गर्मी में आप देखते हो गन्ने की पत्तियां ना सिकुड़ जाती हैं। तो इसलिए जो अब बरसात शुरू हुई है, तो एक तरह से समझिए कि गन्ने की फसल एकदम से लहला उठी है जी, और एकदम से उसकी ग्रोथ होने लगी है। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब, ये जो बताया आपने कि ये जो बारिश हुई है ये फायदेमंद है और पानी भी किसानों का बच गया है इससे। डॉक्टर साहब, आज का जैसे विषय है कि गन्ना फसल में कीट नियंत्रण। अब गन्ना मीठा है और मीठा सबने पसंद, चाहे इंसान हो या कीट हो। बिल्कुल। तो गन्ने की फसल में कौन कौन से कीट है जो इस समय नुकसान करते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और वास्तव में किसानों के लिए उपयोगी ये टाइटल रखा गया है ताकि किसान भाइयों को एक अच्छी जानकारी और सही समय पर प्राप्त हो सके। और इस समय जो यहाँ हमारा मानसून सीजन शुरू होता है, उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे कीट और बीमारियां उसी के साथ साथ आने प्रारंभ हो जाते हैं। जो महत्वपूर्ण और मुख्य कीट है, जैसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की हम बात करें या पूरे भारत की बात करें, तो कुछ कीट ऐसे हैं जो वेल नोन हैं, जैसे टॉप बोरर है, अगोला बेधक जिसको बोलते हैं जी। गोब में सुंडी लगती है जिससे उसकी बढ़वार गन्ने की प्रभावित हो जाती है। उसका प्रबंधन किसान भाई पहले से ही करते आ रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक का प्रबंधन वो उसका कर चुके हैं जी। और इस समय यदि किसी खेतों में उसका प्रभाव नजर आता है तो वो उसका प्रबंधन किसानों को समय रहते ही करना पड़ेगा। और क्योंकि एक और इस समय कंडीशन किसानों के सामने आ रही है कि खेत गन्ने के बड़े हो गए हैं, उनके ऊपर स्प्रे कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करें ताकि हमारा जो गन्ना है वो भी सुरक्षित रहे और उसको भी हमारा टॉप बोरर जो कीड़ा है उसको हम नियंत्रित कर लें। इसके लिए सबसे अच्छे होते हैं कि आप ट्राइकोकार्ड का किसान भाई इस्तेमाल करें, जो
आपके नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय है या गन्ना शोध संस्थान है, वहाँ पर आपको आसानी से वो उपलब्ध हो जाएंगे, या बायो कंट्रोल लैब जहाँ पर आपके नज़दीकी में उपलब्ध हो, चाहे किसी शुगर इंडस्ट्री के पास उपलब्ध हो, वहाँ से आप ट्राइको कार्ड ले सकते हैं। और ये ट्राइको कार्ड जो है ये टॉप बोरर के अंडों को, क्योंकि अगोला बेदक ने यदि उसकी थर्ड ब्रूड है और अंडा एग लेइंग कर दी है, अब जो उसमें से लार्वा निकलना यदि शुरू है, कुछ जगह पर वो जो ब्रूड है, जो उसकी पीढ़ी है, वो ओवरलेप कर जाती है जी। तो ऐसी कंडीशन में यदि वहाँ पर अंडे हैं और आपने उस पे वहाँ पर ट्राइको कार्ड लगा दिए हैं, और उसमें से जो वहाँ पर एक किसान की भाषा में बात करूं कि एक मक्खी निकलेगी, और वो मक्खी टॉप बोरर के अंडों को ढूंढकर उसको वहाँ पर समाप्त करने का कार्य करेगी जी। ऐसी अवस्था में किसान को ना तो खेत में स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी और वही उसको कंट्रोल कर देगा। बस अर्थे सावधानी इसको लगाने में रखनी है किसान भाइयों को, कि वो उसको लगाना कैसे है और लाना कैसे है, क्योंकि जो जिस भी संस्थान से वो उसको लेकर आ रहे हैं वहां से सावधानी पूर्वक लाना है, आइस बॉक्स के अंदर उसको रख के लाना है, ताकि वो हीट मिलने के बाद बीच में ही कहीं ऐसा ना हो कि वो पोली पैक होता है पन्नी के अंदर, वे अंडे एक कागज के टुकड़े पर लगे रहते हैं, कि वो रास्ते में ही उसमें से मक्खी निकलनी शुरू हो जाए जी। तो ऐसी अवस्था के लिए वो उसको पोली पैक में लेके आते हैं और आइस बॉक्स में लेके आए, ताकि उसको लाकर अपने खेतों पे उसको लगा सके। तो सब लगाने की बात कही आपने, तो लगाएं क्या सावधानी रखें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब गन्ने की पत्ती पर उसे लगाएं, पहले एक मैं साधारण सी बताता हूँ, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां पर कार्ड मिलता है, उस पर 10 हिस्से बने हुए होते हैं जी। उस कार्ड के 10 टुकड़े कर ले, एक टुकड़े में एक हिस्सा वहां पर अंडों का आएगा, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम के अंडे उस पर लगे रहेंगे जी। उसको आप निकालेंगे और पत्ती की निचली सतह पे, जहां पत्ती कर्व लेती है वहां पर पत्ती की निचली सतह पर कर्व से पहले तने की तरफ और नीचे से स्टेपल कर देंगे। कभी भी पत्ती की ऊपरी सतह पर ना लगाएं, नीचे लगाना, नीचे लगाना है। जहां से पत्ती शुरू हो रही है वहां लगाना, वहां जहां पत्ती शुरू होती है वहां से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा जहां से आगे, आगे बढ़ने के क्रम में वो चलता है, वहां पर आप नीचे की तरफ उसको लगाकर और स्टेपल कर दें। और हमेशा आप उसको कुछ निश्चित दूरी पर लगाएं। जैसे आपका 1 एकड़ का खेत है तो उसमें कम से कम यदि आप अच्छा प्रबंधन चाहते हैं तो 4 कार्ड मिनिमम से मिनिमम उसमें लगाएं, और उस 4 कार्ड के 40 टुकड़े आपके हो जाएंगे। जगह जगह पर आप उनको 10-10, 15-15 मीटर की दूरी पर पत्ती की निचली सतह पर स्टेपल कर दें, ताकि वो उसके 10-15 मीटर के जुरिडिक्शन में उसमें से वो ट्राइकोग्रामा मक्खी निकलेगी और वो उसके टॉप बोरर के अंडों को वहां पर नियंत्रित करने का कार्य करेगी। तो डॉक्टर साहब, अगोला बेदक के अलावा और कौन सा कीट है? ये अभी तो केवल एक कीट की बात हुई, क्योंकि गन्ने में बहुत बड़ी क्यू है, बहुत बड़ी लाइन है कीट की। और इस समय क्योंकि जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जैसे नेक्स्ट आता है मिलीबग जी। हमारे यहाँ पर भी वेस्टर्न यूपी में या पूरे यूपी में इस समय मिलीबग का काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है जी। और इसका बहुत अच्छा पहचान करने का किसान स्तर पर तरीका है। जब भी आपके किसान के खेत में मिलीबग लगेगा, वो हमेशा खेत के एक कॉर्नर से शुरू होगा, एक कोने से शुरू होगा, और कोने में भी विशेष कंडीशन होगी तभी कोने से शुरू होगा। विशेष कंडीशन क्या होगी? या तो उसके कोने पे, उस कोने के ऊपर वहां पर कोई पेड़ होगा या खरपतवार होंगे या गोबर की खाद या कोई ना कोई कूड़े का ढेर वहां पर होगा, ताकि वो पैरासाइटिक रूप से वहां पर अपना पहले से जीवन चलाता हुआ रहेगा। और जैसे ही आपकी गन्ने की फसल में पोरियां बननी शुरू होगी, वो तुरंत उस पे से निकल के बरसात के मौसम में आपके गन्ने के खेत में आना प्रारंभ हो जाएगा जी। ऐसी दशा में जब वो धीरे धीरे बढ़ता है, एक दिन में नहीं बढ़ेगा कि आपके खेत में एक दिन में मिलीबग लगा और एक दिन में ही उसने आपका एक नुकसान बड़े क्षेत्र में नुकसान करना शुरू कर दिया। वो बहुत छोटे क्षेत्र से शुरू करता है, पहले 2 क्लम्प होंगे, फिर 10 क्लम्प होंगे, फिर 20 क्लम्प होंगे, तो वो क्लम्प के आधार पर होगा। डॉक्टर साहब, एक फोन आ गया, पहले फोन ले लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। जी। हेलो हेलो हेलो, आपका नंबर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरे कौन सा बोल रहे हैं? अशोक कुमार बुलंदशहर जी। अशोक भाई बताएं, क्या सवाल है? सवाल हमारा ये है जी, हमारी चलिए ठीक ठाक। आपकी आवाज कट रही है। पेड़ी तो हमारी ठीक सफाई होगी एक बार। हाँ जी। और पौधा हमारी 5 अप्रैल की हुई है जी। लगभग 7 फुट, लेकिन उसका कोट सूख रहा है, कोट
गोब गोब टूट रहा है, सूख रहा है, सूख रहा है, सूख रहा है। जी जी। जो आपके गन्ने की पौधे की बता रहे हैं ना, पेडी आपकी ठीक है, पौधे में गन्ने की गोब सूख रही है। आज पौधा जो पौधा जी जी जी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो गोब सूख रही है उस गन्ने में पोरियां बन चुकी हैं, अभी एक दो पोरी नीचे बनी है या नहीं बनी है अभी? तो बनी है जी, एक दो पूरी तो एक दो पोरियां बन चुकी है। आपने उसकी गोब को डाइसेक्शन चीर के देखा है बीच से, उसके अंदर कोई सुंडी या उस तरीके की कोई संभावना? आज चीर के देखा है जी, कोट निकल रही है यार उसमें। सुंडी है उसके अंदर? जी हाँ, जी हाँ, गली हुई कोट। उसके अंदर गली हुई कोब निकल रही है और सुंडी उसके अंदर है। तो वैसे तो वास्तविक डायग्नोस तो उससे होता है कि यदि आप उसका फोटो हमारे पास उपलब्ध होता, क्योंकि दो तीन चीजें एक साथ को रिलेट कर रही है इस समय। आपके गन्ने की गोब में यदि वहां टॉप बोरर का अटैक है तो वो भी उसके अंदर सुंडी घुस जाती है, और एक इसके पैरेलल टॉप रोट भी एक समस्या गन्ने में चल रही है, और ये टॉप रोट के कारण भी गोब अंदर से सड़ जाती है। और तीसरा, पोका बोइंग की भी टॉप रोट एक फेज होती है, वो फंगस के कारण होता है, उसमें भी गोब सूख गल जाती है, गोब अंदर से गलती है। तो तीनों ही कंडीशन में इस प्रकार की संभावना बन जाती है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उसके अंदर सुंडी आपको मिली है, वहां पर एक सुंडी मिली है या ज्यादा संख्या में सुंडियां हैं? एक ही हमने तो एक एक दो की निकाल कर देख। एक दो का ही एक सुंडी मिली है उसके अंदर। वो कह रहे हैं हमने एक दो ही निकाल के देखे, उनमें एक एक सुंडी है। एक एक सुंडी है। जी जी जी। उसके लिए आप घबराए नहीं। उसमें आप पहले किस प्रकार का केमिकल आपने इस्तेमाल किया है? कितने दिन पहले कीड़े मारने की कीट की दवाई डाली थी? शुरू में तो उसमें 1 महीने की थी, उसमें कोराजन की स्प्रे की थी। स्प्रे की थी? हाँ, कोराजन। जी 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 तो मील की तरफ से ही मिली जी। और दोबारा में फिर उसमें हमने क्या फटे जी। आवाज शर्मा जी, आवाज आपकी समझ में कम आ रही है थोड़ा सा, या तो बाहर निकलो या डायरेक्शन बदलो आप। मैं बिल्कुल बाहर ही बैठा। हाँ जी, हाँ जी बाहर जी, बताओ। दोबारा में फिर उसमें हमने फटेरा डाली है दूसरी बार में। जी। तो बहुत, लेकिन पौधे में 3-4-5% आवाज कम समझ में आ रही है डॉक्टर साहब, पर जो समझ जी में आया उसके हिसाब जिसमें से हम आपको समझ पाए हैं कि उसमें आपके यहाँ पर सुंडी उसके अंदर है। आपने पहले उसमें कोराजन का स्प्रे कराया, जबकि आग्रह मैं आपसे करूंगा कि कोराजन का स्प्रे ना कराएं, भविष्य में कोराजन की ड्रेंचिंग कराएं, धार बना के पौधे के तने के पास उसको डालें। और यदि आपने पौधे के केस में CTPR क्लोरांटानिलीप्रोल का इस्तेमाल किया है तो उसमें आपको दोबारा से फर्टिला की आवश्यकता इतनी जल्दी नहीं थी, क्योंकि आपने बताया कि अप्रैल में ही आपने उसका गन्ने की बुआई की थी। ये बड़ा शॉर्ट पीरियड है। इस शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि उसका वेटेबल पीरियड ही उस दवाई में खुद ही एफिशिएंसी इतनी है कि वो 2 से 3 महीने तक खुद ही कंट्रोल करती है। लेकिन यदि आपको प्रभाव नजर आ रहा है तो आप उसमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के साथ भी जा सकते हैं। आप उसमें इमिडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 17.8 का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो सुंडी है वो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने में मदद होगी। और क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आपने पहले से ही फटेरा इस्तेमाल कर दिया है तो अभी उसका संभावित समय, क्योंकि आपने उससे पहले CTPR की, फिर दोबारा से फटेरा आपने इस्तेमाल कर दी उसमें, तो उसका मैं समझता हूँ अभी तो उसी का ही समय चल रहा है, वो पौधे में सर्कुलेशन में रही होगी। यदि संभावना आगे सुंडी बढ़ने की लगती है तभी आप स्प्रे करें, अन्यथा इतनी जल्दी स्प्रे ना करें, नहीं तो पौधे उस कीट के अंदर रेजिस्टेंसी पैदा हो जाएगी, जिससे दवाइयों का प्रभाव कम आना शुरू हो जाएगा। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मिली बग पे आप बता रहे थे किसानों को। जी जी जी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ। तो मिलीबग के लिए मैं बता रहा था कि कॉर्नर से शुरू होता है और धीरे धीरे फैलता है। आपके 2-3 झुंड से शुरू होगा, फिर 5-6 झुंड, फिर उसके बाद वो अपना क्षेत्र बढ़ाता है। लेकिन इसमें किसान भाइयों को लगता है कि दवाइयाँ कारगर सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि वो स्प्रे करते हैं। उसके स्प्रे करने में एक तो किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप उसके साथ में सर्फेस्टेंट जरूर लगाएं, स्टिकर उसके साथ अवश्य लगाएं। उसका लॉजिक बताता हूँ।
दोनों चीजें हैं। एक तो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड लेना है, जब भी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए। इमिडा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइमेथियोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसीफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी दवाइयां मिलीबग को, लेकिन इनसे ज्यादा दवाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस झुंड के अंदर उसमें मिलीबग लगा है उसकी आपको पत्ती उतारनी है। यदि आपके 5 झुंड में, 10 झुंड में या 8 झुंड में लगा है, सबसे पहले उन सभी गन्नों की नीचे की सारी पत्तियों का मतलब है लीफ सीथ सहित, लीफ सीथ का मतलब है वो पत्ती जो गन्ने के तने पर चिपकी रहती है वो भी हटानी है, क्योंकि ये मिलीबग गन्ने के तने के ऊपर बैठा रहता है लीफ सीथ के अंदर। तो ऐसी दशा में लीफ सीथ के अंदर तक दवाइयों का जाना, फिर वहां पे प्रॉपर उसकी बॉडी में प्रवेश करना, क्योंकि मिलीबग स्वतः ही आप देखेंगे, किसान की भाषा में बात करूं, कि वैक्स कोटेड एक मोम सा उसकी बैक साइड पे होता है, और यदि हम उसमें सर्फेस्टेंट मिला देंगे तो वो दवाई पौधे के शरीर में जल्दी से प्रवेश करेगी, उस कीड़े के शरीर पे जल्दी से प्रवेश करेगी, और पत्तियां हम हटा देंगे तो निश्चित तौर से हम मिलीबग से राहत ले पाएंगे। और यदि पत्तियां आप नहीं हटाते हैं तो किसी भी दवाई का उस पर असर होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पर आप पत्तियों को रिमूव करें। तो किसान बहनों भाइयों, ये ध्यान आपने रखना है, अगर मिलीबग का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर साहब ने जो सावधानियां बताई है, जो दवाई बताई है, उसको उसी तरीके से लगाना है। पत्तियां भी हटानी है ताकि असर फसल पे ज्यादा से ज्यादा हो और आप नुकसान से बच सकें। डॉक्टर साहब, तेवतिया जी से पूछना चाहूंगा, जैसे अभी बात आई दवाई की, खाद की, ये बड़ी समस्या रहती है जो किसान है। अक्सर आप भी सुनते हो, यहाँ फोन भी करते हैं, दवाई नहीं मिलती जी, खाद नहीं मिलती जी। तो आईपीएल यानी आपकी तरफ से किसानों को क्या क्या सुविधा है और कैसे वो वहां उस का फायदा उठा सकते हैं? देखो नरेश भाई, आप जब सुनोगे कि आईपीएल क्या कर रही है किसानों के लिए जी, तो आपको बड़ी खुशी होगी। देखिए, आईपीएल ने अभी अपने मॉलिक्यूल शुरू किए हैं अपनी ब्रांड में जी, पेस्टिसाइड के जी, और जो गन्ने के लिए अभी पहली प्रथम चरण में वो ही शुरू किए हैं। जैसे ये किसान भाई इसका जो सीटीपीआर है, जो कोराजन लेते हैं, हमारा वो आईपीएल पोर्टजन के नाम से है। तो वो हमने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। जो फटेरा कहते हैं, हमारा पोटेरा है। पोटेरा हमारा पोटास की कंपनी है, तो उससे हमने नाम लिया है। तो वो आप ये देखेंगे, अगर हम मार्केट में देखेंगे, इतनी सस्ते दामों में किसानों को 50% जो मार्केट में उपलब्ध है उससे 50% पे हमारी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले मॉलिक्यूल हमारे किसानों के लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन ये है कि किसान भाई जो नकली दवाओं के चक्कर में फंस जाते हैं तो उससे उनको पूर्ण छुटकारा मिल गया। बिल्कुल बेधड़क होकर, निश्चिंत होकर आईपीएल के पेस्टिसाइड डाल सकते हैं जी। हमने सभी शुगर मिल में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुलवाए। उस पे एक ही जगह पे उनको सब चीज उपलब्ध है, पूरे फर्टिलाइजर, क्योंकि हमारी कंपनी तो केवल ये तो है नहीं कि भाई शुगर की कंपनी है जी, और जो कंपनी शुगर की मिल है उनके तो फर्टिलाइजर है नहीं। हमारे पूरा रेंज फर्टिलाइजर का है हमारा, उनको सबको उपलब्ध करा रहे हैं, उनको क्रेडिट पे उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा, हाँ, क्रेडिट पे उनके गन्ने का जब पर्ची पड़ेगी उससे पैसे दे सकते हैं वो। तो अभी उनको जो है बिल्कुल ये लगाइए कि पर्ची उनका चढ़ा लेंगे नाम और बाद में उनसे लेंगे। तो ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा जो केन विभाग है उनके खेतों पे जा जाके आइडेंटिफाई करता है कि भाई किस कीट की जरूरत है, किस दवाई की जरूरत है, कीटनाशक की जरूरत है, क्या बीमारी लगी हुई है, उनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से वहीं पे उनको पहुंचाते हैं उनको दवाई। तो ये सुविधाएं सारी वो दे रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी सुविधा तो हम ये दे रहे हैं कि देखिए, आईपीएल ने गन्ने की पाठशाला शुरू कर रखी है। उनको यहाँ से हम अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बुलाते हैं और उनको जानकारी देते हैं कि अपने अपने फसलों में ये आप करिए। उनको ये देखिए, हम वैज्ञानिक को फोन के द्वारा उनसे मिलवाते हैं और महीने में 2 बार मिलवाते हैं, तो वो अपनी खुल के अपनी समस्या को रख सकते हैं और घर बैठे समाधान पाए जी। और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर तेवतिया आपसे। अब लौटते हैं अपने जो मेन मुद्दा है, कीट की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बात मेरे कीट और भी पूछूं उससे पहले मेरे दिमाग में आई एक बात। बरसात का सीजन है डॉक्टर साहब, है कीटनाशक आप बता रहे हो भाई ये छिड़को, और मान लो छिड़क दिया जी और बारिश होगी जी, तो बेकार हो गया। हाँ, देखिए, इसमें ये है कि
ये ध्यान रखना पड़ेगा किसान को कि जिस दिन बारिश होने का ना हो, संभावना ना हो गया, आज नहीं उस होगी। दिन करे कम से कम 4-5 घंटे उसको रुकना चाहिए कि बारिश ना हो। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बरसात और जो ह्यूमिडिटी, गर्मी, जो मौसम ये बनता है जो गन्ने के लिए अच्छा है, वो कीटों के लिए भी अच्छा है। उसी समय कीट भी ज्यादा आते हैं तो वो उनको भी अच्छा लगता है। तो इस समय क्या है कि अपनी फसलों से किसानों को बात करनी चाहिए। बात कब करेंगे भाई? बात जब खेत पे जाओगे और अंदर तक जाओ। ये नहीं एक तरफ से ये आधे गन्नों से तो बात कर ली, वो तो बेचारे देख रहे हैं कि मेरा मालिक मेरे पास भी आएगा। भाई चारों तरफ चक्कर लगाएं और हो सके तो बीच में भी थोड़ा, जहाँ पे आपकी बंधाई हो गई है अब तो घुस सकते हैं उसमें, तो बीच में भी उनसे बात करके आए तो वो बताएगी कि मेरे को भाई ये चाहिए, तो वो सुने। तो देखिए बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि भाई खेती जब ही होती है जब उस पर रोजाना पैर रखा जाता है, अपनी जमीन पे, अपने खेतों पे। तो ये चीजें ध्यान रखें किसान भाई, तो बिल्कुल उनकी फसल बढ़िया होगी। सब चीजों का ध्यान रखें। और गन्ना ऐसी फसल है, और हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के तो किसान गन्ना ही बोते हैं। 90 से लेकर 95% तक उनका तो गन्ना होता है, तो गन्ना ही उनकी तो रोजी रोटी है। तो भाई उनसे तो उनको उसके अलावा कोई काम नहीं, तो उसमें तो जाके उनको बात करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और देखिए अब उन्होंने अपनी फसल बड़ी कर रखी है जी। जैसे बच्चे को पालते हैं ना, तो पूरी फसल अब 2-3 महीने बाद कटने लगेगी। इस समय उसका ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय बंधाई टाइम पे करें, नहीं तो गिर गई तो आपकी मेहनत बेकार गई। तो ये चीजें ध्यान रखना। और मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने खेतों पे बराबर जाएं, उनका ध्यान रखें, कीटों को देखें, पत्तियों को पलट के देखें, कोत को देखें। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, मिली बग वो कोत में भी अंदर तक जाती है, वो घूमती रहती है, छोटी छोटी चींटियां होती हैं, तो उनको भी ध्यान रखें। और जितनी जल्दी वॉच करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और अपने नुकसान से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही हमारी फसलों का हमें ध्यान रखना है। और बड़े सादे शब्दों में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि भाई बात करो, जाके फसल को देखो, उससे बातचीत करो, क्या समस्या है। बच्चों से भी पूछते ही हम क्यों हो रहा है भाई, क्या समस्या है। तो वैसे ही ठीक आपको अपने फसलों का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब अब कीट पे आते हैं। बिल्कुल। और मैं उसमें बल्कि एक मिस कर रहा था, क्योंकि हम केमिकल की तरफ रुझान ज्यादा रखते हैं, हमारे किसान भाई को भी केमिकल ज्यादा पसंद है। लेकिन मैं उसके साथ साथ एक सुझाव और देना चाहूंगा कि जो हम दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक विकल्प जरूर अपना के देखें। एक नीम ऑयल आता है, जो मिलीबग या सकिंग इंसेक्ट, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा कारगर सिद्ध होता है। तो 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से नीम ऑयल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट, और वो ऐसा एक तरीके का बायो पेस्टिसाइड है कि आप उसे इस्तेमाल करेंगे, उसके एक महीने के इंटरवल पे 2 बार आप इस्तेमाल कर देंगे, तो हो सकता है आपके खेतों में सकिंग इंसेक्ट का प्रकोप ही कम हो। जी। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, फोन देखते हैं किसका है जी। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर जी मैं ललित कुमार बात कर रहा हूँ, जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। जी ललित भाई बताइए क्या सवाल है? सर जी हमारी जो पौधा की जो गन्ने की फसल है, इसमें ऊपर जो थोड़ा सा कीड़ा लग रहा है फिलहाल में। हमने इसमें दवाई भी लगा दी है, कीटनाशक भी। जी कितने दिन पहले लगाई? ये लगभग सर अभी 15 दिन हो गए लगे हुए। अच्छा 15 दिन हो गए। और जो कीट लगा है फिलहाल वो किस जगह पर लगा है उसमें? सर ऊपर फलक में सुंडी है उसकी, गोब के अंदर, या पत्ती पर कोई काटने का है? सर जैसे आप कोशिश ये कैसे ये है, जैसे आप गन्ने के पूरा पौधा हुआ जी, और ऊपर जाकर के वो बिल्कुल शंकुआ सा बन जाता है। देखो 2-3 चीजें हैं। आर्मी वर्म का भी अटैक हो सकता है, कुछ जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें उसका काटे हुए का जैसे मलमूत्र टाइप होता है, वहाँ हिस्से कुछ कटे हुए चून्हा टाइप पड़ा रहेगा। एक तो वो कंडीशन होती है। एक टॉप बोरर लगा है तो उसके अंदर, गोब के अंदर वो सुंडी उसके अंदर चली जाएगी उसको खाते हुए। तो उस किस प्रकार के लक्षण आपके खेत में नजर आ रहे हैं? पौधा है या पेड़ी है? पौधा है सर, पौधा है। कौन से लक्षण नजर आ रहे हैं? गोब सूख रही है, गोब उसके हाँ ये सर सूख रही है, ऊपर से गोब सूख रही है। हाँ। एक वो आपने गन्ना चीर के देखा है, अभी उसकी गोब को चीर के देखा, उसके अंदर सुंडी है या नहीं?
सर जी ये नहीं देखा अभी। हाँ, चीर के नहीं देखा है ना। अच्छा। देखो बगैर चीर के देखे 2-3 चीजें हैं, क्योंकि इस समय बीमारी भी टॉप रोट एक बीमारी भी चल रही है, उसमें भी गोब ऊपर अगोला सड़ जाता है, तो उसकी भी संभावना उसमें हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो कोई भी आप जाते हैं, पर मेरा तो आग्रह आपसे यही रहेगा कि आप दुकान पे भी जाएं दवाई लेने के लिए तो पौधा लेकर जाएं, और इसी प्रकार यदि यहाँ पे आप उसे डायग्नोस कर लेंगे, पहले एक बार डाइसेक्शन कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका सही इलाज आप ले पाएंगे। अन्यथा दिक्कत उसमें रहेगी कि संभावित तौर पे उसका इलाज बता पाना उतना अच्छा नहीं रहेगा। डॉक्टर मलिक जी, हम चर्चा कर रहे थे कीट की, क्योंकि कीट जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा देता है फसलों को, खासतौर पर गन्ने की बात हमने करी, मिठास है, मिठास पर सब आकर्षित है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कीट भी होते हैं। बिल्कुल। तो और कौन कौन से कीट हैं जो इस समय नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसमें जैसे हमने अभी बात कर ली है, मिलीबग के बारे में मैं बताया था, और उसमें हमने सजेस्ट भी किया कि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा जी। और मैं भी डॉक्टर तेवतिया जी की ही सलाह आप लोगों से देना चाहूँगा। जब भी आप फ़ोन करें या कहीं भी दवाइयाँ आप लेने के लिए जाते हैं किसान भाई, मेरा आग्रह है कि आप या तो कृषि विशेषज्ञ से पहले सलाह ले लें, उसके बाद दवाइयाँ लाएं, या पौधा लेकर ही जाएं जब तक डायग्नोस नहीं होगा। क्योंकि मेरे केंद्र पर जो मेरे पास किसान भाई आते हैं, या मैं किसी बड़ी गोष्ठी में जाता हूँ, मेले में जाता हूँ, तो मैं किसान से विशेष आग्रह करता हूँ कि कृषि की गोष्ठी है तो गन्ना आपके हाथ में होना चाहिए, और या गन्ने की गोष्ठी है या एग्रीकल्चर की गोष्ठी है तो प्रभावित पौधा, खराब पौधा आपके हाथ में हो, ताकि डायग्नोस करके चीजें वहां बताई जा सके। अदरवाइज ज्योतिष विद्या लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिम्टम हमारे किसान भाई वहां पे उस लेवल पे नहीं बता पाते हैं, और तीनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाती है। किसान भाई से पूछो किस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, जी सारा गन्ना पीला पीला हो गया, सारा गन्ना सूख रहा है। तो सब इस पर चर्चा करेंगे अभी। एक फोन ले लेते हैं जी। हेलो साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं करतार सिंह बोल रहा हूँ, अलवर हरियाणा से। जी करतार भाई, बताइए क्या सवाल है? सर हमारी फसल में ग्रोथ कम है जी। अच्छा। हाँ जी, कि हमने उसमें गाय का देसी खाद डाला हुआ, गाय के गोबर का। करतार जी, आइए बताइए कि आपने अपनी मिट्टी की परीक्षण कराया, टेस्ट कराई है मिट्टी? सर मिट्टी की जांच तो नहीं कराई। हाँ, देखिए ये बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें भी जरूरत पड़ती है मनुष्य को टाइम टाइम पे अपना ब्लड की जांच कराने के लिए, इसलिए मिट्टी की जांच कराइए, और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की जांच कराइए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जांच कराइए, एनपीके की जांच कराइए, और पीएच और ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पीएच की जांच कराइए। जब तक आप जांच नहीं कराओगे, देखो सही से सलाह देना बड़ा मुश्किल है। हम आपको बिना देखे मरीज को अगर डॉक्टर दवाई देने लगे और गलत दवाई हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि भाई इन्होंने गलत सलाह दे दी। तो आप मिट्टी टेस्ट कराइए, और मिट्टी टेस्ट करके कृषि विशेषज्ञ से किसी से सलाह लीजिए, और उसके बाद में कोई भी उपचार कीजिए। देखिए, जो आपकी अगर ग्रोथ कम है तो वो मिट्टी की ही प्रॉब्लम है, या आपकी बीज तो आपने, मैं सोचता हूँ कि बीज तो अच्छा ही डाला होगा आपने। हाँ सर, वो वैरायटी है 0238। 0238 बहुत बढ़िया वैरायटी है, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी है। तो उसकी तो कम ग्रोथ है नहीं, सबसे पहले चलती है वो, तो सबसे ऊंची चलती है। तो प्रॉब्लम जमीन में हो सकती है। आप मिट्टी टेस्ट कराइए, और हम आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान बताएंगे। करतार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। हमने ईख में अंदर घोषित सर्वे किया है जी। हाँ, तो रोग तो कोई है नहीं जी, कैसा भी। पत्तियां पीली हैं, बिल्कुल हरी पत्ती है, तोता जैसा कलर है, और ग्रोथ कम है। हाँ जी, बस ग्रोथ कम है। कब बोई थी? ये पेड़ी है जी। पेड़ी है, अच्छा अच्छा। और इसमें अभी कम ज्यादा से ज्यादा 4-4 फुट का हुआ है। और मोटाई कैसी है? मोटाई अच्छी है जी, बिल्कुल। और टिलरिंग कैसी है? ब्यात होगा जी करीब 6 इंच करीब। अच्छा, अभी 6 इंची हुआ है ब्यात होता है कल्ले जो निकलते हैं नीचे से? कल्ले तो बहुत है जी। अच्छा, हाँ जी, कल्ले तो मतलब ये समझो 28 फीट है। अच्छा, तो हो सकता है ये भी कारण हो कि ज्यादा कल्ले हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वो तो एक एक को कम मिल रहे हैं, तो इसलिए भी ग्रोथ कम हो सकती है। दूसरा ये कि पेड़ी आपकी पौधा गन्ना कटा कब था? ये कटा जी अप्रैल में कटा है। अच्छा, तो उसके बाद में आपने खाद पानी अच्छी तरह दिया, उसमें जुताई वगैरह करवाई इसकी? सर मैंने इसमें वो पताई हटा के इसको ट्रैक्टर से जोतवाया जी पहले।
हल से, ट्रैक्टर के हल से ही हम्म। जोतवा के फिर इसमें 2 ट्राली देसी खाद डाला गाय के गोबर का। आधा एकड़ जमीन है जी मेरे पास, हम्म। और वो गाय के गोबर भी जो डाला था मैंने फसलों से डाला था जी, कूट कूट पे। अच्छा, हाँ जी। तो जो गोबर था वो सड़ा हुआ था या कच्चा था? नहीं, बिल्कुल सड़ा हुआ जी। तो आपने तो हमारे हिसाब से तो सारे काम सही कर रखे हैं। और फिर उसमें जी फावड़े से 3 खोदी लगाई है पीछे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आप एक काम करिए, आप कौन सी शुगर मिल में देते हो? शुगर मिल पलवल है जी, कोऑपरेटिव शुगर मिल। आप वहाँ जो गन्ना विशेषज्ञ होगा कोई, उसको एक बार बुला के अपना खेत दिखाइए, क्योंकि ये जब खेत आपको पूरी तरह देखेगा, जब विशेषज्ञ, तभी बता सकते। करतार भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए आपका। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि भाई जो है आप पौधा जो है गन्ने का, जो इसमें बीमारी हो, कीट लग रहा हो, तो वो लेके आओ जी। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये नहीं कि डॉक्टर के पास गए और बताया कि जो हमारे बच्चे का ये हो रहा है, ये जी जी है। जी। तो डॉक्टर साहब ने भी जो बात कही है यही कही है, बिल्कुल, कि आप कम से कम डॉक्टर तक तो पहुंचे। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब बताइए आप। जी 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 बोलिए। वही चीजें थी कि हम जब डायग्नोस करेंगे तो चीजों को अच्छे से तभी देख पाएंगे जब हमारे पास पौधा होगा। वही मैं सुझाव किसान भाइयों को देता हूँ। और दूसरा, जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में हमारे कुछ क्षेत्रों में माइट भी देखने को मिल रही है, जिसको हम वेब माइट, रेड माइट या अन्य कई प्रकार की माइट्स होती है। जो हमारे यहाँ पर देखने को मुख्य रूप से मिल रही है वो वेब माइट है। पत्ती की निचली सतह पर सफेद रंग के डॉट 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 से लगाते हुए वो चलती है, और जिसके अंदर वो अपने वहाँ पर शिशु देती है, बच्चे, उसके अंडे बच्चे वहाँ पर उसके उसमें होते हैं। और वे वहाँ पर रस चूसने के कारण पत्तियाँ नीचे की तरफ से, क्योंकि वो क्लोरोफिल का वहाँ पर चीजें क्लोरोफिल को खा लेते हैं, तो ऊपर फिर रेड कलर का पिगमेंटेशन बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। तो पत्तियां ऊपर से लाल नजर आनी शुरू होती है, नीचे सफेद रंग के। और लाइनर जो मिडरिप होते हैं, जो मध्य सिरा होती है, उसके बराबर एक सीधी लाइन के रूप में डॉट 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 से लगते हुए चले जाते हैं, जिसको हम माइट बोलते हैं। पहला तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि यदि इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो उन खेतों की सबसे पहले तो मेड़ को साफ करें, खरपतवार को नियंत्रित करें जी। क्योंकि क्या हो रहा है, एक काफी किसान भाइयों के फोन कॉल भी आते हैं, या मैं क्षेत्र भ्रमण करता हूं, तो उसमें देखने को ये मिलता है कि किसान भाई स्प्रे करते हैं, उसका कंट्रोल होता है माइट का, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद पुनः उसका असर आना शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी कॉमन सी बात हमारे किसान भाइयों के बीच में है जी, कि 2 खेत हैं, उनके बीच में एक मेड़ है जी। मैं अपने खेत पे स्प्रे करता हूँ, पड़ोसी अपने खेत पे स्प्रे करता है, मेड़ पे कोई सा नहीं करता, कोई नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो मेड़ पे अल्टरनेट होस्ट के रूप में वहां पर रहती है, और आपने स्प्रे किया, 10 दिन तक आपके खेत में असर है, उसके बाद वो माइग्रेट करके फिर वहां पे आ जाती है। और ऐसे ही पड़ोसी का है कि हमने मेड़ को छोड़ दिया है। मेरा किसान भाइयों से सबसे पहले आग्रह यही है कि या तो उस मेड़ को, खरपतवार को वहां से साफ कर दें, और या दूसरा विकल्प, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी नहीं है, तो आपसे आग्रह है कि जब अपने खेत पे स्प्रे करें तो उस मेड़ के ऊपर भी स्प्रे करें। वो अल्टरनेट होस्ट वहां पर ना छोड़े कि वो उसके ऊपर वो आपकी वो माइट वहां पर रह जाए और उसके बाद वो पुनः आपके खेत पे अटैक कर पाए। तो इसलिए उसके लिए अलग अलग चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो यही है। दूसरा, यदि पत्तियों पर ज्यादा प्रभाव आपको नजर आ रहा है और बॉर्डर पे बाहर की तरफ जहां खरपतवार होंगे, चाहे खेत के अंदर हो चाहे बाहर, वहीं पर ज्यादा असर आएगा। उन पत्तियों को यदि हटा पाना संभव हो तो सबसे अच्छा विकल्प तो वही है कि उन पत्तियों को, पौधे की पत्तियों को हटा दें, उन पत्तियों को ऊपर की 4 पत्तियों तक वो माइट ज्यादातर नहीं पहुंचती है। हमेशा जो नीचे कर्व लेना शुरू करती है, उन्हीं पर ही वो उसका असर ज्यादा होता है, ऊपर की खड़ी हुई पत्तियों पर कम होता है। इसलिए उन नीचे की पत्तियों को जो प्रभावित है उन्हें हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि नहीं हटा पाते हैं तो प्रोपोगाइट करके एक दवाई आती है एक्रेसाइट की, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। एक बार उसका इस्तेमाल करें, दूसरी बार में आप सल्फर और इमिडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको माइट में राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर 2 बार आपको उसमें कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन मेरा किसान भाइयों से पुनः यही आग्रह है कि जब भी स्प्रे करें, माइट के लिए विशेष तौर पर मेड को जरूर कंसिडर करें। यदि मेड कंसिडर नहीं की, आप हर 10 दिन पे, हर 1 सप्ताह पे अपने खेत में स्प्रे करेंगे और नो डाउट वो माइट बार बार अटैक करेगी। उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। किसान भाइयों को बीच में लगेगा भी कि बारिश हो गई है, वो कुछ डाउन है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने की, उसकी बच्चे
आगे अंडे देने की कैपेसिटी बेहद ज़्यादा है, तो वो इसलिए बहुत जल्दी से अपनी नई जनरेशन को भी लेके आती है। इसलिए हमें उसे कंट्रोल बड़े प्रॉपर तरीके से करना होगा, जब भी कंट्रोल होगी, अन्यथा की दशा में दोनों के लिए नुकसानदायक है। केवल और केवल पड़ोसियों के लिए भी और हमारे लिए भी, और दूसरा इंडस्ट्री के लिए भी। मुझे प्रोडक्शन जाएगा, मेरा गन्ना वेट नहीं देगा, शुगर इंडस्ट्री का वहां पर रिकवरी नहीं देगा। उसको रिकवरी पे इम्प्रेशन, बैड इम्प्रेशन जाएगा, गलत प्रभाव जाएगा, हमारा उत्पादन पे जाएगा, हमारे किसान भाइयों को उसमें वजन मिलने की संभावना। गन्ना फोलियज देखने में हो सकता है अच्छा नजर आए, बट वो गन्ने में सब सॉलिड, वहां पर उसमें वजन उस लेवल का नहीं बनेगा जिस लेवल का बनना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बात अक्सर हम सभी फसलों के लिए करते हैं। आज तो क्योंकि विशेष कार्यक्रम है, गन्ने की बात हम कर रहे हैं जी। और खरपतवार की जो बात करते हैं हम, जो कि भाई आपके खेत जो है खरपतवार से रहित होने चाहिए। जी। क्योंकि खरपतवार में कीट पतंगे अपना घर बनाते हैं, बाद में वो फसल पे जाते हैं, जैसे आपने बताई दिया क्लियर कट। बिल्कुल। ये जो डोल है, जो मेड है, उसकी सफाई रखो, ना तो भाई पैसे ज्यादा खर्च करो, दवाई उस पर डालो। जी। तो पैसे बचाने हैं थोड़े से, तो मेड की सफाई रखो और साफ करके जितना भी खरपतवार है, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो प्रभावित पत्तियां हैं जी, उनको भी ले जाके कहीं गड्ढे में दबाओ या नष्ट करो। वही नहीं कि भाई मेड भाई डाल दिया और फिर दोबारा से वो उसका अल्टरनेट होस्ट के रूप में फिर वही स्वतः वहां पे उसको मिल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी सावधानी बरतो, तो आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, वजन अच्छा रहेगा, और जब मिल में ले जाओगे तो बढ़िया पैसे मिलेंगे। कीड़ा का जो कष्ट है जो गन्ने में आ रहा है, आता है या आने की संभावना है, उससे कैसे हमारे जो किसान हमारे उनको कैसे बचाएं, तो और कौन से कीट इस समय दुविधा दे सकते हैं? जी, जो महत्वपूर्ण थे इस समय वर्तमान में, यही सारे कीट हमारे महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ साथ एक और कीट महत्वपूर्ण है, व्हाइट फ्लाई, जिसको हम बोलते हैं सफेद मक्खी। जी, वो भी गन्ने में आती है, और किसान भाई अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाइट फ्लाई में और आप माइट में जी, क्योंकि वे दोनों ही पत्ती की निचली सतह पर अपना एग लेइंग करती है, पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है। लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि यदि व्हाइट फ्लाई है तो वो एक लाइनर नहीं देगी, एक लाइन में अंडे नहीं जो देगी। आपने बताया था। जी जी जी, जो माइट में एक नेचर होती है उसकी, लाइनर एक लाइन बनाते हुए चलेगी, सफेद उसको कवर करते हुए चलेगी जी। लेकिन जो व्हाइट फ्लाई होगी वो एक तो उसके लाइनर नहीं होगा, लाइन में नहीं देगी, किसान की भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, उसके कलर डिफरेंशिएट होगा, वो व्हाइट कलर से के अंडे होंगे, कहीं ब्लैक होगा, कहीं व्हाइट होगा, स्पोर्टी टाइप से वो अंडे देगी। वो व्हाइट फ्लाई के अंडे होते हैं, और दोनों ही सकिंग इंसेक्ट है, रस चूसने वाले कीड़े हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम इसमें, क्योंकि ये प्योरतः इंसेक्ट है व्हाइट फ्लाई, और इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई आप इमिडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइफेंथ्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बनाएं और पौधे को अच्छे से तर करें, और प्रयास करें इस समय जो बरसात का सीजन होता है इसमें सरफेस टेंट जरूर इस्तेमाल करें। जैसे अभी तेवतिया जी कह रहे थे कि भाई बरसात का समय होता है, आपने प्रश्न पूछा था, तेवतिया जी ने सुझाव दिया था उसमें कि 4-5 घंटे का समय मिलना चाहिए जी जी। तो यदि हम सरफेस टेंट मिला देते हैं, स्टिकर उसमें किसान की भाषा में बात करूं तो मिला देते हैं, तो वो जो हमारा लीफ है उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है, वो ड्रॉपलेट नहीं बनने देती, वो पौधे की पत्ती में जल्दी से उसके अंदर चली जाती है, और देर तक रहती है, और देर तक, क्योंकि शरीर में अच्छे से प्रवेश कर जाएगी, तो इसलिए वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। तो निश्चित तौर पर हम उसको आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, और हमारे किसान भाइयों को उसका नुकसान भी, इन कीटों का उतना नुकसान नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, जांच और पहचान जी, दोनों मस्ट है। यदि समय से कर ली, समय से इलाज कर दिया तो जी, नुकसान से बचे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अब कीट की बात हो रही है तो रोग की बात भी बता दो, कोई रोग इस समय आ रहा हो तो। हाँ, इसी के पैरेलल अभी हमारे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोग चला हुआ है जिसको हम पोका बोइंग के नाम से जानते हैं। और ये पोका बोइंग जो डिजीज है, ये बेसिकली 3 टाइप की स्टेज इसकी आती है। टॉप-रोट फेज, क्लोरोटिक फेज आती है, और टॉप-रोट फेज आती है, नाइफ कट फेज आती है। जो प्रारंभिक अवस्था है, किसान आसानी से पहचान सकता है उसको, कि जहां पर आपका गोला शुरू होता है वहां पर पत्ती एक तो श्रिंक करेगी, सिकुड़ेगी, और वहीं पर येलो कलर का स्पॉट बनाएगी, सफेद और पीले रंग का धब्बा सा बनाएगी, और वो बाद में फिर वहां पर ब्राउनिश कलर, रेडिश कलर में परिवर्तित होना शुरू होगी। तो इस प्रकार के स्पॉट वहां पे पोका बोइंग में नजर आने शुरू होते हैं। और उसके लिए किसान भाइयों से आग्रह है कि वो उसके लिए बहुत अच्छा केमिकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। लेकिन सावधानी ये बरतें, उसके साथ अन्य केमिकल का इस्तेमाल न करें तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा।
डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, डॉक्टर US तेवतिया जी कार्यक्रम में आए, किसानों की समस्याओं का समाधान किया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। IPL की पॉली हेलाइट, IPL की पॉली हेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। IPL की पॉली हेलाइट, IPL की पॉली हेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉली हेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉली हेलाइट। इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक है शिव नंदन लाल। तो सभी भाइयों बहनों, हमारा राम राम।